वही डालना है। नहीं, अपने शब्दों में लिखेंगे ना। संक्षेपण का मतलब हुआ कि आप उसके भाव को समझकर अपने जी। शब्दों में उसको लिखना है। सेम नहीं उतारना है। हम वही किए थे। हम्म। तो वो अपने शब्द में आप लिख सकते जी मैम। हैं। ठीक है। और कोई प्रश्न किसी को? लिखे। एक जी, एक दीदी, एक प्रश्न ये था कि जब हम उसका सार निकाल रहे हैं, तब क्या शीर्षक वही रहेगा या उसका शीर्षक भी मतलब बदला जा सकता है? क्योंकि फिर हम पूरा आर्टिकल, जैसे आपने कहा था कि 2 पैराग्राफ है, एक पैराग्राफ पढ़ के, पर अगर हमने किसी बुक की समरी में हम कर रहे हैं, तो उस पर्टिकुलर मतलब पैराग्राफ के अंदर तो उसका भाव बदल जाएगा, फिर वो शीर्षक बदला जाएगा या नहीं, वही रहेगा? इसका मतलब है कल के क्लास में आप नहीं थे। कल का क्या क्या नियम बताया गया था? पूजा बताओ संक्षेपण का पहला नियम। मैम पहले सबको गिन लेना है, गिनती करके उसका एक तिहाई कर लेना है। उसके फिर बाद? मूल तथ्य को लिखना है। हाँ। और फिर तीसरा नया शीर्षक खुद से देना है उसमें। देखे। अच्छा। हाँ, हम्म, तो दीदी ये मिस हुआ मुझसे। हाँ। तो वह नियम ही है उसका कि अच्छा। आपको एक शीर्षक भी उसका अपना देना है। जो भाव लेकर वहां आए, उस भाव के अनुकूल आपको शीर्षक देना है। आम तौर पे आपको जो संक्षेपण का अनुच्छेद मिलेगा, उस अनुच्छेद में मूल रूप से शीर्षक रहेगा भी नहीं। ठीक हम्म। है। आप एक प्रश्न पत्र क्वेश्चन पेपर देखेंगे संक्षेपण का, हिंदी के व्याकरण का, तो संक्षेपण के लिए सिर्फ एक अनुच्छेद दिया रहेगा, एक पैराग्राफ। और आपको उसमें शीर्षक, उसके एक तिहाई शब्दों में उसका संक्षेपण करके शीर्षक भी देना होता है। ठीक है, क्लियर? जी दीदी। हम्म। मैं थोड़ा सा मतलब पूरे कंप्लीटली क्लास में नहीं थी, इसलिए मिस कर गई वो चीज। हाँ हाँ, हो जाता है, ऐसा होता रहता है। जब जी। तक क्लास बच्चे मिस ना करें तब तक टीचर का महत्व ही नहीं रहे। ये टाइम का कई बार कभी कभी हो जाता है ये गड़बड़ मेरे साथ में इस टाइम, हम्म। तो इसलिए। पर बहुत वेरी गुड। मिस करने से क्वेश्चन देखिए, पढ़ाई तो टीचर एक सीक्वेंस में पढ़ाता रहता है, और बच्चे मिस करेंगे ही करेंगे क्योंकि उनके लिए सब्जेक्ट नया होता है। तो कोई हम्म, बिंदु कहीं छूटेगा, कोई बिंदु कहीं छूटेगा, और वह छूटने पे ही तो फिर हमारे पास क्वेश्चन क्यों पूछा जाता है? इसीलिए कि आप प्रश्न करें तो पता चलेगा कि आप कहाँ पर आप होमवर्क करेंगे, तब आपको पता चलेगा कि कहाँ पर हमारा क्या छूट रहा है। इसलिए होमवर्क करना बहुत जरूरी है। जो होमवर्क नहीं करेगा उसके पास कतई प्रश्न नहीं होंगे। तो इसी से पता आज चलता वही किया मैं, जब उसको करने बैठी मैं, तो है। मैंने पढ़ लिया था, और पढ़ के उसका सार भी हो गया। लिखा नहीं, मैं लिख नहीं पाई, थोड़ा टाइम नहीं मिला, मेरे आज थोड़े हाथ में चोट भी लग गई थी मुझे। तो हम्म। लिखना है, पर मैंने समझ लिया उसको, तब मुझे लगा कि इसका शीर्षक तो कुछ और निकल के आ रहा है, तब ये तो मैं अब अभी मैं वापस सुना तो पता चला मुझे कि हम्म। बदल सकते हैं। कल मिस कर गई थी ये पॉइंट में। हाँ, तो इसलिए लिखना बहुत जरूरी है। मतलब उस पर वर्क करना, जैसे होमवर्क मिला, वर्क करें, वर्क करेंगे तो हमें क्लियरिटी हम्म। आएगी, तब रिवीजन भी हो जाएगा और क्लियरिटी भी आ जाएगी। तो ये हो गया संक्षेपण। अब हमें लगता है संक्षेपण में जरा सा भी किसी को कोई कठिनाई नहीं होगी। कोई भी अनुच्छेद अब दिया जाए, अब मैं एक अनुच्छेद अब मैं ग्रुप में डालूंगी, और आप अब उसका संक्षेपण करके डालेंगे। ठीक। ठीक है। उस संक्षेपण के बाद क्या टॉपिक था? मैम इसमें लिखा हुआ है ये एक मिनट। क्या? जी मैम बता रही हूँ। अनुच्छेद लेखन। हाँ, अनुच्छेद लेखन। एक पैराग्राफ किसी चीज के बारे में कैसे लिखते हैं, अनुच्छेद कैसे लिखते हैं, एक टॉपिक आपको दे दिया गया। ठीक है। तो अनुच्छेद मतलब एक पैराग्राफ शॉर्ट में लिखना। यहाँ जो आप संक्षेपण किए वो बड़े में दिया गया था, उसका आपने छोटा बनाया। लेकिन अब जो आपको दिया जाएगा वह एक टॉपिक दिया जाएगा, और आपको उसका शॉर्ट अपने से उस पर विचार करके शॉर्ट में लिखना है, संक्षेप में लिखना है, सारांश उसका एक लिखना है, एक अनुच्छेद लिखना है। जैसे अब मान लीजिए कि आपको एक पेपर बनाना है,
कोई विषय आपको लेना है, मान लीजिए अभी भूमंडलीकरण, ग्लोबलाइजेशन। हम्म। आपने एक विषय दिया गया कि ग्लोबलाइजेशन पर आप एक आलेख लिखें। तो हम्म। आलेख जब लिखा जाएगा तो वह कम से कम 2500 शब्दों का, 2000 से 2500 शब्दों का होगा। पेपर के लिए होगा तो 1500 शब्द, कम से कम 1500 शब्द से 2500 शब्दों के बीच में होगा। तब वो हम्म। आलेख होगा, यानी आलेख का मतलब पूरी जानकारी, पूरा निबंध उस पर। हम्म। लेकिन आलेख लिखने से, अगर कोई भी मैगजीन में दिए, कहीं आप छपने दे रहे हैं, पेपर में छपने दे रहे हैं, तो आलेख लिखने से पहले उसका एक संक्षिप्त सार दिया जाता है, एक अनुच्छेद लिख के दिया जाता है, जिससे पता लग जाए कि आपके बड़े वाले आलेख में क्या है। तब वो हम्म। आपको स्वीकार करेगा। तो आलेख और निबंध एक ही बात हुई? हाँ, एक ही हुआ, आलेख और निबंध एक ही हुआ। तो और निबंध, अनुच्छेद फिर पॉइंट्स में भी हो सकता है? अनुच्छेद सिर्फ उसका पॉइंट उसकी हुआ, समरी हो गई मतलब एक तरह समरी से ना, हो उसकी गई, समरी। बिल्कुल पर वो बिल्कुल। पॉइंट्स में भी हो सकती है और पैराग्राफ में भी हो सकती है। पैराग्राफ में, पैराग्राफ के रूप में ही पॉइंट्स आएंगे, जैसे ऊपर में उसकी भूमिका लिख के 4 पॉइंट्स लिखे, तो ओके। उस स्वरूप में आएगी। आपके 2-3 लाइन उसके होंगे ही होंगे। हम्म। ये नहीं है कि सिर्फ बुलेट पॉइंट में 5 दे दिए, नहीं, आपकी उसकी भूमिका 2-3 लाइन भूमिका शुरू में होगी ही होगी। बुलेट ओके। पॉइंट में दे दिए तो आखिर किस चीज का वो बुलेट पॉइंट बना रहे हैं, हम्म। है ना। तो वो तो आपको शुरू में 2 लाइन 3 लाइन लिखना ही पड़ेगा, नहीं तो फिर वो अनुच्छेद, पैराग्राफ का मतलब कि एक 10 लाइन का, 20 लाइन का आपका एक पूरा पैराग्राफ होना चाहिए। तो उस पैराग्राफ में सिर्फ बुलेट पॉइंट 10 लाइन नहीं दे सकते। हम्म। तो इसलिए उसमें आपको कुछ पंक्ति देनी ही पड़ेगी। ओके, जी। जी मैम। समझ में आई बात। जी। तो ये सारे लेखन के प्रकार हैं। हम्म। विभिन्न तरह के जो लेखन लिखे जाते हैं, संक्षेपण हो गया, अनुच्छेद लेखन हो गया, आलेख लेखन हो गया, स्टोरी राइटिंग हो गया। अच्छा, जब आप मीडिया, मास मीडिया में जाएंगे और तो वहां पर स्टोरी, किसको, कोई भी आलेख निबंध लिखे तो वो स्टोरी राइटिंग कहलाता है। जी मैम। वह हर चीज को स्टोरी बोला जाता है। स्टोरी मतलब साहित्य की कहानियां ही स्टोरी नहीं है। जो रेगुलर डेली डे बाय डे की स्टोरी डे जो बाय फ्री। डे की जो लिखे वह भी आपके स्टोरी, डायरी लेखन हो गया, पत्र लेखन हो गया, यात्रा विवरण हो गया, आत्मकथा लेखन हो गया, ये सब लेखन के प्रकार हैं। हम्म। और इन प्रकारों को, सबके लिखने की शैली अलग अलग होती है। एक हम्म। ही शैली में हम सब चीज नहीं लिख सकते हैं। हम्म। इसलिए आप जब लेखन में प्रवेश कर रहे हैं तो हर एक प्रकार को आपको समझना होगा, और हर एक विधा को समझना होगा। और भाषा में बदलने पर उसके लैंग्वेज सिर्फ बदल सकते हैं, मगर सिद्धांत सबके एक ही होते हैं। चाहे हम्म। आप जिस लैंग्वेज में लिखिए, एक ही सिद्धांत होगा, सिद्धांत नहीं बदलता है। जैसे अगर कविता लिख रहे हैं तो कविता लिखने के सिद्धांत सभी भाषा में एक ही होंगे, कि तुक हम्म। मिला के लिखना है, लय मिलाकर लिखना है, तुकांत शब्द होना है। कथात्मक कविता भी होती है ना। हम्म। एक कविता कथा की तरह भी होती है, खरी बोली की होती है, सीधे सीधे अपनी बातों को रख दिए, वो भी है। मगर उसमें भी एक लय होता है, कहाँ पर ब्रेक होना चाहिए। ये कहानी रनिंग में होती है। कहानी जो होती है, स्टोरी होती है, वह रनिंग लेटर में होती है, मतलब एक साथ लिखते जाते हैं, पूर्ण विराम फिर लिखे, पूर्ण विराम फिर। मगर कविता छोटे छोटे पंक्तियां बड़ी बात कहने वाली होती, हम्म। तो वो छोटे छोटे पंक्तियों में लाइन लाइन बदलता जाता है, वो रनिंग में नहीं जाता है। हम्म। तो हर एक का अपना। अच्छा, पहले कविताएं, अभी की कविता खड़ी बोली हिंदी में आ गया है तो अब सीधे सीधे हम लोग कुछ भी लिख देते हैं और कविता का रूप दे देते हैं। मगर पहले काव्य दर्शन बहुत बड़ा दर्शन है, और कविता लिखने के बहुत सारे सिद्धांत है, छंद, अलंकार, सब उसमें उसके जो 6 अंग हैं उन सब चीजों को उसमें आना देखना था। तभी दोहा लिखने का, चौपाई लिखने का, सबका अलग अलग तरीका था। दोहा 2 लाइन में लिखते थे, हम्म। चौपाई 4 पंक्ति की होती थी, है ना। चालीसा 40 दोहे के होती है।
तो सबका अलग अलग तरीके से लिखने का ये विधा होती है। और हर चीज, हर विधा को जब तक हम नहीं जानेंगे, हम नहीं लिखे उस चीज में, हम एक्सपर्टीज हमारा, अब जैसे तभी हमको पता चलेगा कि हम काव्य लिख सकते हैं कि नहीं, हम सिर्फ गद्य पाद लिख सकते हैं या हम सिर्फ यात्रा विवाह। बहुत रचनाकार है, सब चीज में लिखते हैं, और कुछ रचनाकार है जो सिर्फ एक ही विधा को पकड़ कर लिखते हैं। ठीक है, उनको हम्म जिसमें कंफर्टेबल लगे। आपको अगर आत्मकथा लिखने में कंफर्टेबल लग रहा है तो अपनी आत्मकथा, दुनिया के लोगों की आत्मकथा, सिर्फ आत्मकथा लिखते हैं लोग, है ना। हम्म जीवनी हम्म उसको बोलते हैं, आत्मकथा को आत्मकथा अपनी कथा हो गई, और दूसरे की कथा लिखे तो जीवनी हो गई, लेकिन आत्मकथात्मक ही हुई, उनकी हम्म आत्मकथा हम लिखे। हम्म तो हम्म आत्मकथा, किसी किसी को डायरी लेखन अच्छा लगता है। डायरी लेखन का मतलब क्या हो गया, डे टू डे लाइफ के अनुभव लिखना, हर दिन डायरी लिख रहे हैं, और फिर वो एक डायरी हो गई। जैसे हमारी एक फ्रेंड है भावना शेखर, तो उन्होंने लिखी टीचर की डायरी, एक टीचर की डायरी। तो उन्होंने अपने टीचर काल के, जो शिक्षक काल के अनुभव है उसको लिखे। हमने लिखा किस विधि मिलना होए, तो उसमें हम्म हमने भी अनुभव ही लिखे, एक डायरी जैसी थी कि हमारे स्कूल काल में, कॉलेज काल में, काउंसलिंग काल में जो अनुभव हमारे पास आए थे, वो एक तरह की डायरी लेखन ही वो थी, डायरी की वो कहानियां मेरी। लेकिन हम्म उसको हम डायरी लेखन नहीं कहे। क्यों डायरी लेखन नहीं कहे उसको? क्योंकि उसमें स्पेशली स्टोरी स्वरूप में उसको डाला गया, हम्म कथात्मक स्वरूप उसका डाल दिया गया। तो इसलिए वह डायरी में रहता, तो डेट वाइज डेट, चीजें, घटना घटित हुई, सब चीज प्रत्यक्ष हम लोग लिखे रहते, तो उसमें थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है। तो हमें हम्म अगर डायरी लेखन में जाना है तो हर एक विधा की कुछ पुस्तकें हमें पढ़नी पड़ेगी, है ना। हम्म डायरी लेखन का खोज के पढ़े। पत्र लेखन में होता है ना, पत्र लेखन कितने प्रकार के, फॉर्मल होते हैं, औपचारिक होते हैं, अनौपचारिक होते हैं। फ्रेंड्स को लिखने वाले अलग होते हैं, प्रेयसी को लिखने वाले अलग होते हैं, प्रेम पत्र हम्म अलग होते हैं, ऑफिशियल पत्र अलग होते हैं, है ना। अब्राहम लिंकन का एक पत्र जो लिखा उनके टीचर को, वो इतना नामी हो गया। उन्होंने अपने बच्चे के टीचर को जो लिख के दिया कि बच्चों के साथ एक शिक्षक को कैसा व्यवहार करना चाहिए, हम क्या आपसे चाहते हैं। तो वो लेटर ही बहुत ना ये हो गया, वायरल हो गया, सभी लोग जानने लगे उस लेटर से। गांधी जी ने अपने बच्चों को लिखा, इंदिरा गांधी को लेटर लिखा, है ना। वो सारे जितने हम्म भी बड़े बड़े साहित्यकार होते हैं, वो छोटे छोटे भी एक एक लाइन का लेटर भी लिखते हैं, तो उसको संभाल के जो लोग रखे रहते हैं, वो फिर वो हम्म लेटर भविष्य में, पत्र जो है समाज के काम के लिए आ जाते हैं, वो सामने आता है, तो उससे हम भी सीख लेते हैं। हम्म पत्र लेखन एक बहुत बड़ी विधा है। हम्म अब आप पत्र लिखते लिखते आप बहुत सारी चीजों को जान जाते हैं, बहुत सारी चीजें लिखने लगते हैं, भय खत्म हो जाता है, एक मित्रता बनती है, पहले प्रेम पत्र लिखा जाता था, उसी प्रेम पत्र पर कितनी फिल्म बन गए, है ना। फूल तुम्हें भेजा है, खत में क्या 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 क्या, सब टाइप का गाना भी था। तो ऐसे बहुत, खत का बहुत महत्व होता है। कबूतर खत ले जा ले जा ले जा, क्या कबूतर वाला भी एक होता गाना था ना, जो प्रेम पत्र लेके जाता था। हम्म तो इस प्रकार से पहले क्या होता था, पंछियों के गले में पत्र राजा महाराजा के पास तक जाता था, बांध दिया जाता था, उड़ते उड़ते वो वहां ले जाकर पहुंचा देता था। तो ऐसे ट्रेंड रहते थे वो लोग, उनकी ट्रेनिंग होती थी, उड़ के यहाँ से उड़ के वहीं जाएगा, और वहां फिर पत्र खोलता था, देखता था, गुप्त पत्र पहुंचाया जाता था। फिर और एक बाद में फिल्मों में आया, और फिर बाद में लड़के लोग उसको बहुत ज्यादा उपाय के ढेला में रख कर लपेट कर फेंकना उसके घर में। तो ये भी एक विधा ही थी, पत्र लेखन, फेंको विधा। लिख कर पहुंचाओ। लिखा है तो पढ़ना भी तो जरूरी है अगले का। पढ़ाना भी जरूरी है, पढ़ना भी जरूरी है। ठीक है। तो इस तरीके से ये पत्र लेखन। अब उसी पत्र लेखन में देखेंगे कि अलग अलग अपने अपने स्तर से अपनी भावनाओं को व्यक्त करने का, तो पत्र लेखन, औपचारिक पत्र लेखन में तो ऑफिशियल सब चीज हो गया, अनौपचारिक पत्र लेखन में आप अपने इमोशन को अपने दोस्त के साथ जिसको लिख रहे हैं, वो पूरी बातों को बिल्कुल अनौपचारिक रूप से मजे मजे में लिखते हैं।
जब हम लोग मेरी 9th 10th में हम 10th पास किए थे, तो मेरी फ्रेंड थी मंजीत। और तो मंजीत और हम लोग हम लोग नहीं मिल पाए, बगल में ही रहते थे, मगर उस समय लड़कियों को तो बहुत घर से निकलने की आजादी नहीं थी, तो हम लोग मिल नहीं पाते थे। तो मेरी एक फ्रेंड थी संजू, तो हम लोगों का उसका लेटर वो हमको, वो आती थी स्कूल और मंजीत नहीं आ पाती थी। उस समय 84 का दंगा हुआ था, तो उसको घर में बंद कर दिया गया था, बहुत ज्यादा उत्पात हुआ था सिख लोगों से, तो वो घर से नहीं निकल पाती थी। तो संजू उसके घर के बगल में रहती थी, तो संजू उसका पत्र हमको ला कर देती थी, और हम फिर लिख के उसको देते थे, उसके पास पत्र जाता तो हम लोग पत्र लेखन करते थे। बाद में जब वो 10th पास कर गए, तो संजू भी अलग हो गई। तब हम लोग अंतर्देशी में एक लिफाफा जो होता था, उसमें लिख के, बहुत मेरे पास इतना पत्र अभी भी उसका है, जमा करके रखा हुआ। उन पत्रों को जब हम पढ़ते हैं, तो हम लोग क्या क्या लिखते थे, बहुत मजा आता है पढ़ के, कि हमको पढ़ने नहीं मिलेगा, मेरी जिंदगी खत्म हो गई, ऐसे हो गया वैसे हो गया। फिर हम अपनी कथा कहानी, तो हम उसी समय देखते थे कि हम उसी समय से मोटिवेशनल थे, तो लिख लिख के, भाई ऐसा नहीं होगा, तुम ये कर लोगी, तुम वो कर लोगी। फिर उसकी शादी तय हुई, तो हम लोग चुरा कर देखने गए लड़का को, कि वो लड़का ठीक है कि नहीं, उसका दुकान ठीक है कि नहीं। हम लोग पुल के ऊपर से उसका दुकान देखे, ठीक है, पुल के नीचे उसका दुकान था, तो हम लोग पुल पर खड़े होकर देख रहे थे कि दुकान है भी कि झूठ बोला है। तो बहुत सारी ऐसे चीजें होती है, और यही कथा कहानी फिर जब हमारे अनुभव में ये याद रहते हैं, तो फिर इनको हम लोग लिखते हैं। आपने याद लिखा है ये वाला तो रामकृष्ण परमहंस में? हाँ, उसमें परमहंस में लिखा है। तो वही, जब ये सारी चीजें, छोटी 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 चीजें याद रहती हैं, तो वो फिर आप लेखन में, जब आपका मस्तिष्क इन सब चीजों को सहेजने में, अच्छी चीजों को भी और नकारात्मक चीजें भी आपके साथ जो घटित हुई हैं, उनको भी प्रेम पूर्वक सहेजने में आप सक्षम होते हैं, तो लेखन हमेशा सृजनात्मक है। हम लोग सृजनात्मक लेखन की बात कर रहे हैं, नकारात्मक लेखन की नहीं। तो सृजन करता हुआ लेखन हो, जिस लेखन में सृजन हो, समाज को कुछ देने वाला हो, वो हमेशा के लिए रह सकता है, दुनिया के हर आदमी के साथ। मेरी माँ की भी मृत्यु हुई थी इंटर पास करते हुए। रामकृष्ण परमहंस में हम लिख, माँ की मृत्यु की कथा तो बहुत बड़ी नहीं है, नकारात्मक रूप में नहीं है, बहुत निगेटिव रूपों में चीजें नहीं है ना। अगर हम सिर्फ माँ के मृत्यु की कथा, और उसके बाद जो घटनाएं हमारे साथ घटित हुई, हमारे इमोशनल प्रॉब्लम में, फिजिकली तो हमें कोई कष्ट नहीं हुआ, सब पैसा था, व्यवस्था थी, सब चीज, इमोशनली जो डिस्टर्ब हुआ, उसको अगर हम नकारात्मक रूप में लिखते लिखते रहे हमेशा, तो फिर वो चीज इतना हमारे मस्तिष्क को हंट करेगी, तो जो हम वर्तमान में कर रहे हैं वो सब खत्म हो जाएगा, है ना, हम्म। क्योंकि उसी मोड में हम फिर चले जाएंगे। और उसी मोड में, तो हमेशा अच्छी यादों को, अच्छी चीजों को, शिकायत भरी लाइनें नहीं होनी चाहिए, लेखन में शिकायत भरी लाइनें नहीं होनी चाहिए, क्योंकि सृष्टि का नियम जो है, उस नियम से प्रकृति चलती, ठीक है। हम्म। लेकिन हम समाज को क्या देना चाहते हैं, अगर हमने इमोशन अपने लिखा, तो लेखन कार्य होता ही है, समाज हमारे पढ़े, इसीलिए लिखते हैं हम्म। ना। लिख के क्या करेंगे, या तो लिख के हम को डिप्रेशन की चीजें लिख के जलाना है, तब तो लिख के जला दिए, तो ब्रह्मांड में अग्नि के साथ वो बह गया, वो भी खत्म करने के लिए हुआ। और हम्म। जो अस्थाई रूप से रखने के लिए लिखते हैं, वो अस्थाई रूप से लिखने के लिए समाज देखे, तो समाज हमारे पीड़ा को देखकर क्या करेगा, वह कहेगा हाँ हाँ बहुत दुख हुआ था, बस उसके बाद कुछ कर पाएगा। हम लोग क्या सीखेंगे उससे, लोग को क्या मिलेगा उस, हम्म। कुछ भी नहीं। गांधी जी की आत्मकथा लिख देखे, उन्होंने अपनी आत्मकथा में अपनी पूरी कहानी लिखी, लेकिन उस कहानी के साथ मोटिवेशन था कि उन्होंने उस कहानी से, उतनी घटनाओं से, पेन चोरी कर ली, गांधी जी ने पेन चोरी कर ली, मिठाई चोरी कर ली। गांधी जी के पास एक बच्चे को लेकर उसकी माँ आई कि ये मीठा बहुत खाता है, इसका मीठा बंद करवाइए, तो गांधी जी बोले 15 दिन बाद आइएगा। 15 दिन बाद फिर गए, तो गांधी जी ने इतना ही कहा कि मीठा खाना ठीक नहीं है। तो वो महिला गुस्सा गई कि ये क्या तरीका हुआ कि आप 15 दिन, यही लाइन तो उस दिन भी बोल सकते थे। बोले उस दिन कैसे बोलते, उस दिन तो हम भी चीनी चुरा कर खाते थे, रोज चीनी फाड़ते थे। तो जब हम बंद किए, बंद करके जब हमने देखा कि हाँ लाभ है, तब ना हम उसको बताएंगे।
तो उन्होंने पहले अपने ऊपर प्रयोग किया, प्रयोग करके उनको अच्छा लगा, तब वो ताकत के साथ, बल के साथ बच्चे को समझा पाए कि नहीं, ऐसा करना बहुत जरूरी है, ये करना पड़ेगा। तो ये अनुभव उन्होंने लिखा अनुभव लिखा, तो ये भी एक अनुभव हो जाता सीधे सीधे कि उसकी माँ ही, गांधी जी ने समझा दिया। उस बच्चे पर कोई असर हुआ या नहीं हुआ, माँ पर असर हुआ या हुआ नहीं, कुछ पता चल, लेकिन उन्होंने 15 दिन बाद बुलाकर 15 दिन अपने अनुभव लेकर जब किया, तो हमने एक सीखा उससे बात। उस बच्चे पर अभी भी क्या असर हुआ नहीं पता, माँ पर क्या असर हुआ नहीं पता, पर हम पर यह असर हुआ कि हम किसी को कोई सजेशन दे, कोई राय दे, कोई बात बोले, तो पहले अपने ऊपर इम्प्लीमेंट करके उसके प्रभाव को देख ले, उसके प्रभाव को देख ले, और उस प्रभाव से हमें लाभ हुआ है अगर, तो हम सामने वाले को बताएं, है ना। बोले कि आप लोग ये मंत्र जपिए, तो क्यों, क्योंकि हमने पढ़ा, जपा, हमने देखा, तो इससे ये लाभ हुआ है, तो आप भी कर कर देखिए, आपको भी होगा। तो ये जब अपने ऊपर करके हम लिखेंगे, लेखन किए रहेंगे, तो ये गांधी जी का एक छोटा सा इंसिडेंट है, लेकिन हमने उसे देखा। गांधी जी ने पिन रखड़ी, जब ये कहानी मैंने पिन रखड़ी पढ़ी थी गांधी जी के, तो फिर उसके बाद से हमारा जो भी, कोई भी हमको पिन मिलता था, तो पिन, अभी भी हमारी वो आदत है कि कोई छोटी सी चीज काम वाली मिलती है तो उठा के हम रख देते हैं, और काम आता भी। तो यह हमने सीखा। तो ऐसे लेखन होना चाहिए, जिस लेखन से, सृजनात्मक लेखन उसी को कहते हैं कि जिससे आपकी जिंदगी बदले, दूसरे की, आपके लेखन को कभी कोई पढ़े, मान लीजिए पूरी दुनिया ना पढ़ रहा, मेरे बच्चे पढ़ेंगे, मेरे घर के कोई लोग पढ़ेंगे, मेरी किताब जहां भी गई आप लोगों के पास पढ़े, कोई 10 ही लोग पढ़ेगा, 20 ही लोग पढ़ेगा, तो वो जब पढ़े तो उनके जीवन में बदलाव के चांसेस होने चाहिए, बदलाव होने चाहिए। अभी एक लड़की, किस विधि मिलना हो, एक पुस्तक मेरी 3 महीना से रखी हुई थी, पढ़ रही थी, अब पता नहीं कर क्या रही थी, जो भी है, हम तो भूल भी जाते हैं देख के। अब ले गई कि हम पढ़ेंगे, ले जाइए भाई, पढ़ वढ़ के एकदम से लेके आई। फिर 3 महीने बाद जब अभी उन लोगों का हो गया फाइनल, तो अभी आई थी, तो हमको किताब 200 रुपया देने आई कि ये बहुत अच्छी किताब है, अब मेरी बहन भी पढ़ रही है, मेरी भतीजी भी पढ़ रही है, वो भी पढ़ रही है, वो पढ़ रही है, तो 200 रुपया आप ले लीजिए मैम, और ये किताब हमको दे दीजिए। तो 3 महीने बाद उस किताब के मूल्य उनको समझ में आए, तो मूल्य चुकाकर वो उस किताब को ले गई। वो बिना मूल्य चुकाए भी रख लेती तो मुझे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं तो भूल ही गई थी कि किताब किसके पास है और कहाँ है। ठीक है। तो जब मूल्य समझ में आता है, तो आपके पास उसका मूल्य आता है, और तब आप समझे कि इस पुस्तक का मूल्य यह है, और वो उतने बच्चों के बीच जाएगा। 200 रुपया ऐसे ऐसे हम लोग खाते हैं और हटा देते हैं, लेकिन उसने उस 200 रुपया के, उस पुस्तक के मूल्य को समझा, यानी उसने 2 करोड़ का महत्व उसके को समझा, तब वो 3 महीने बाद भी उसके मूल्य। तो आप जो लेखन लिखे, अब वो एक पुस्तक का मूल्य मेरे पास आया, तो जो लाख, इतना हजारों पुस्तक लोगों के पास गए होंगे, वो मेरे लिए महत्वहीन है, वो एक मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण हो गया। मेरा सारा काम, अब हमको लगता है नहीं, मैंने कुछ किया है, अच्छा कुछ तो ऐसा इसमें है जो बच्चे पसंद कर रहे हैं, जो बच्चे 200 रुपया देकर लेना चाह रहे हैं, जो बच्चों के बीच जा रहा है। तो ऐसा लेखन जब आप लिखते हैं, तो आत्मसंतुष्टि होती है। ऐसी चीजें जब आप करते हैं, तो, और ये सृजनात्मक लेखन। तो हर पंक्ति लिखते समय, हर चीज लिखते समय आपके माइंड में ये होना चाहिए कि हम समाज को कुछ दे रहे हैं, समाज उससे कुछ, जो पढ़े वो उससे कुछ प्राप्त करे। जब प्राप्त करे का भाव है कि हमने लिखा एक लाइन, और उस लाइन को 5 बार पढ़े कि क्या दिया, क्या दिया। देखते हैं आप लोग, हनुमान चालीसा पढ़िए, छोड़, तुलसीदास ने लिखा, तुलसीदास बहुत बड़े साहित्यकार थे, और वो हिंदी के बड़े साहित्यकार और आते हैं उस दौर के, जिस समय धर्म के चल रहे थे, धर्म काल के समय का, है ना। तो उन्होंने हनुमान चालीसा लिखी। हनुमान चालीसा में क्या लिखा उन्होंने, हनुमान चालीसा में उन्होंने हर पंक्ति को पढ़ेंगे, तो हर पंक्ति मोटिवेशनल है सिर्फ,
है ना। बल बुद्धि विद्या देव मोहि हरहु कलेश विकार। मतलब क्या है कि भाई हमको बल विद्या बुद्धि मिले और मेरे अंदर का जो कलेश है, जो हमारे अंदर का निगेटिविटी है, तो वह नष्ट हो जाए। विकार को आप लेके खत्म कर दीजिए। मोटिवेशन। श्री गुरु चरण सरोज कमल, श्री गुरु चरण सरोज, श्री गुरु चरण सरोज। तो ये जो लिखा गया श्री गुरु चरण, जैसे ही हुआ तो यानी गुरु के महत्व को स्थापित किया गया कि उनके जो चरण कमल, उनको मैं नमन करता हूँ। तो प्रारंभ किया गया कि श्री गुरु चरण सरोज, सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी। तो निज मन मुकुर सुधारी, मेरे मन को सुधारिए। मैं आपके चरण को प्रणाम करता हूँ। और उसके साथ संकल्प बोला गया, मांग की गई कि आप मेरे मन को सुधारिए। है ना। ये नहीं है कि सिर्फ आए और प्रणाम करते हैं मैम, आधा घुटने तक प्रणाम किए हो गया, नहीं। चरण को छुए, चरण छू के बोले कि आप आशीर्वाद दीजिए और मेरे मन को, जो भी विकार है, जो मेरे मन की चीजें हैं, उसको हर लीजिए। एक शिक्षक क्या करता है? एक शिक्षक ज्ञान देता है। तो जब आप उनके चरण स्पर्श करते हैं तो आपका भाव क्या होना चाहिए? कि वो आपके ज्ञान प्रकाश को बढ़ाने वाला आशीर्वाद दे। उनके हाथ की गरिमा, उनके हाथ की ऊर्जा कैसी होनी चाहिए? प्रकाश देने वाली। तो प्रकाश देने वाली ऊर्जा एक टीचर में कैसे आएगी? जब वो पढ़ेगा, वो जब अपनी ऊर्जा को उतना ऊंचा उठाएगा, जब अपनी बुद्धि को उतना उत्कृष्ट बनाएगा, है ना। तो उसके लेखन में उत्कृष्टता होनी चाहिए। तो जब भी हम लेखन करते हैं तो सृजनात्मक होना चाहिए और समाज को कुछ देने वाला होना चाहिए, है ना। तो आप लोग जो लेख लिख के भेजते हैं, जो आप लोग होमवर्क बना के भेजते हैं, तो उस होमवर्क का फिर से एक बार रिवाइज कीजिए और फिर रिवाइज करके देखिए कि क्या आपको उसमें कुछ मोटिवेशनल दिख रहा है, कुछ मोटिवेशन आ रहा है। अगर उसमें कोई मोटिवेशन नहीं आ रहा है तो आप उसमें मोटिवेशन डालिए। ठीक। तब आपका वह कारगर होगा। जैसे अब आपको यहाँ पे देखिए, कल चंदना जी फोन की कि आप 10 कविता लिखे हुए हैं, कविता भेजेंगे, देख लीजिएगा। हम देखने से पहले आप देखिए कि आपकी कविता समाज को कुछ दे रही है कि नहीं दे रही है। अगर वो समाज को कुछ, सिर्फ समाज से शिकायत है या जिसके लिए लिख रहे हैं उससे शिकायत है, तो फिर वो कविता का क्या करना है? समाज क्या करेगी उस कविता को? उसकी शिकायत, आपकी शिकायत को लेके दुनिया क्या करेगी? थोड़ी देर के लिए कहेगी हाँ हाँ हाँ, बड़ा बुरा हुआ, बड़ा अच्छा हुआ, ये हुआ, लेकिन मिलेगा क्या समाज को? तो फिर से आप खुद से देखेंगे, पहले 3 बार 4 बार 5 बार खुद से देखेंगे कि क्या हुआ। जैसे हम लोग एक पांडुलिपि, एक चीज लिखते हैं तो 20 बार हम लोग लिख के देखते हैं ना, बार बार, कि कोई शब्द, कोई चीज, कोई एक किताब याद होगा, वैष्णवी हमारे साथ है, हम लोग अभी पीएचडी वाला जो किताब कर रहे थे, लिख रहे थे, तो 5 बार उसका रिवीजन हम लोग किए, बार 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 पूरे पूरे चैप्टर का रिवीजन करते थे, देखते थे कि कहीं कोई पंक्ति ऐसी तो नहीं है जो लोगों को कष्ट देगी, दुख देगी, गलत हो जाएगा कहीं कुछ। तो रिवीजन करके हम लोग उस लाइन को पलटते थे, हटाते थे, फिर नई लाइन डालते थे। तो इस तरीके से टोटल चीज उसमें सृजनात्मक पॉजिटिविटी आई। तो यह बहुत ध्यान, हमारे भीतर बहुत ज्यादा संघर्ष है, सब चीज है, लेकिन क्या वही संघर्ष हम समाज को मोटिवेशन के रूप में देना चाहते हैं या दुख के रूप में देना चाहते हैं, कष्ट के रूप में देना चाहते हैं? तो अगर हम कष्ट के रूप में देना चाहते हैं तो भी आपका ठीक है, दीजिए, लेकिन वो कितने लोग कितने दिन तक आपके कष्ट को पढ़ेंगे? सबके अपने अपने बहुत कष्ट है। आपके कष्ट को पढ़ के पहाड़ तोड़ना है? नहीं ना। तो नहीं पढ़ेंगे। ठीक है। और अगर आपका, आप जैसे ये देखिए, बहुत सुंदर संक्षेपण का लिखी है, अनुशासन पर ये लिखी है। किसका है ये अनुशासन पर? पूजा का। तो पूजा ने लिखा, अनुशासन की आवश्यकता, आवश्यकता छात्र जीवन के लिए सबसे अधिक है।
वे विवेक सम्मत श्रृंखला में बंधे रहने की आदत डालें। उनकी क्षमता बिखरकर नष्ट न होने पर उनकी साधना के बादल चट्टान और बंजर पर ना बरसे। ये लिखा है किसी ने अनुच्छेद, फिर ये बाद में उसको ठीक करेगी। ये लिखा हुआ अनुच्छेद है पहले। उनकी लालसा मात्र ना बन जाए, इसके लिए छात्रों को व्यवहारिक जीवन में अनुशासन की नियमों का पालन करना आवश्यक है। जीवन में अनुशासन ना हो तो हम आसानी से अराजकता का शिकार हो जाएंगे। ये पैराग्राफ था। फिर उसने लिखा, संक्षेपण बनाया, तो संक्षेपण में शीर्षक दिया अनुशासन एवं छात्र जीवन। छात्र जीवन में अनुशासन का अत्यधिक महत्व है। जीवन के हर क्षेत्र में अनुशासन के पालन से छात्र को अवश्य सफलता मिलती है, अन्यथा वह अराजकता का शिकार हो जाता है। संक्षेपण में मूल भाव आ गया और मूल भाव का वह शीर्षक हो गया। ठीक है, तो जो लिखा उन्होंने विस्तार में लिखा, और उस विस्तार में भी एक एक लाइन में उन्होंने लिखा कि अगर आप सही से विवेक सम्मत श्रृंखला में नहीं बंधे रहेंगे, आदत नहीं, विवेक संगत रूप से जीने की आदत आप अपने अंदर नहीं डालेंगे, तो आपकी साधना बंजर हो जाएगी, है ना। कहीं आपकी साधना सही व्यवस्था में नहीं आएगी, और सिर्फ एक लालसा, एक इच्छा करने से जीवन आगे नहीं बढ़ता है, बल्कि अनुशासन में कार्य करने से आगे बढ़ता है। मेहनत अपना करना पड़ता है। आप किसी और से मेहनत करवा लेते हैं, आपके जीवन में कुछ फर्क नहीं पड़ता है ना। तो आपको स्वयं मेहनत करना पड़ता है, और सभी को 24 घंटा टाइम मिला है। अगर एक दिन में हर व्यक्ति को 24 घंटा टाइम मिला है, आप कैसे सोच सकते हैं कि आप अपना 24 घंटा को छोड़कर दूसरे के 24 घंटा से चाहते हैं कि वो अपना काम छोड़कर, अपनी ऊर्जा को छोड़कर आपके लिए 24 घंटा में से समय निकालकर आपका काम कर दे। अगर ये आप चाहते हैं, तो दूसरा, अगर मान लीजिए किसी तरह समय निकालकर दे भी दिया, आपको क्या लाभ होना है। अगर दूसरे से आपको समय लेना है, तो जो काम आपका है वो कर कर आप दीजिए काम, तो वो उसमें करेक्शन वर्क कर दे, वो उसमें रिवीजन कर दे, वो कर दे, तो फिर आपको लाभ होगा कि हमने ये किया, अच्छा इसमें ये दिक्कत हुई तो हमें ठीक कर दिया गया। लेकिन आप कहें कि आप ही करके दे दीजिए, तो आप ना अपना 24 घंटे का क्या करेंगे। आपके 24 घंटा भी तो आपको मिले हुए हैं। आप क्यों नहीं उस चीज को खोजेंगे, क्यों नहीं आप खुद से खोज के उसके मैटर को निकालेंगे, क्यों नहीं उस मैटर को लिखेंगे, और लिख लेने के बाद फिर टीचर ना उसको चेक करेगा, करेक्शन करेगा। समझ में बात आ रही। इसके लिए आपको खुद से मेहनत करना पड़ेगा, खुद से आगे बढ़ना पड़ेगा, खुद से व्यवस्था बना। तो जो लेखन कार्य अगर आपको मिलता है, तो उसको आपको लिखना पड़ेगा, करना पड़ेगा। तो विभिन्न विधाओं में फिर धीरे, और विभिन्न विधाओं की पुस्तकें पढ़नी पड़ेंगी, तब धीरे 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 क्या होगा, आप समझने लगेंगे, समझ बढ़ेगी तो लेखन। और हमेशा हर पंक्ति को लिखते समय यह देखना है कि समाज को इससे क्या लाभ मिलने वाला है। जैसे ही हर पंक्ति में आप देखें कि समाज को क्या लाभ मिलने वाला है। मोटिवेशनल कोट में क्या लिखता है, कोट लिखते समय बोलता है ना कि समाज में ये चीज पढ़ा तो उसको ये मिल, अच्छे बने रहो तो जीवन में आगे बढ़ोगे। ये हमको बोला गया, अच्छे बने रहो, जो पढ़ा उसके लिए वो हो गया कि अच्छे बने रहोगे तो जीवन में आगे बढ़ोगे। तो ये पंक्ति, एक पंक्ति किसी ने लिखा, हमने, आपने, जिसने भी लिखा, पर वो एक पंक्ति जो पढ़ा वो उसके लिए हो। तो हम कुछ ऐसा लिखे कि जो पढ़े वह उसको लगे कि ये मेरे लिए, मेरी कहानी, मेरे में, हमें हमें किस विधि मिलना हो, हमने साहित्य की पहली पुस्तक लिखी, ठीक है, कहानी की, ऐसे बैठे बैठे अनुभव पर लिख दिया। लेकिन अभी क्या हमको मिलता है उससे आनंद, जो पढ़ता है तो वो आके कहता है कि इसमें लगता है कि ये दो तीन कहानी तो मेरी ही है। ठीक है, तो ये जो आनंद आता है कि मेरी ही कहानी लिखी गई, तो उससे कैसे कनेक्ट हो जाता है लोग, और उस कनेक्शन को फिर कैसे उसमें उसमें से निकाल रहा है कि हम
कैसे इसमें से किस विधि हम अपनी समस्याओं का समाधान निकाल लें, वह चीज दिमाग में हंट कर रहा है। तो यह चीज हमारी लेखन में होनी चाहिए। जो लेखन हम लिखें, जो हम करें, जहां हम सृजन के लिए आगे बढ़े, लैंग्वेज की बात नहीं है, किसी लैंग्वेज में लिखिए, लेकिन लेखन के समय आपकी चीजें ऐसी होनी। कविता है तो हर एक कविता की पंक्ति आपको, मैंने कहा ना, हनुमान चालीसा पढ़ लीजिए, आपको मोटिवेशन मिलेगा। हर एक पंक्ति में मोटिवेशन है, हर एक पंक्ति में चीजें लिखी हुई हैं। आप दुर्गा चालीसा पढ़ लीजिए, कोई और छोड़ दीजिए ना, सारी चालीसा कोई पढ़ लीजिए, और तब आपको पता चल जाएगा लेखन क्या होता है। ध्यान पढ़ लीजिए सभी का, कुछ नहीं है तो ये सामान्य चीजें ही पढ़ लीजिए। देखिए, आपको रामधारी सिंह दिनकर की कविताओं को पढ़ लीजिए, है ना। हम लोग पुष्प की अभिलाषा, सिंपल एक पुष्प की अभिलाषा पढ़ लीजिए। पंत का क्या बोलते हैं लोग, चाह नहीं मैं सुरवाला के बालों में गुथा जाऊं, है ना। चाह नहीं प्रेमी माला बंद प्यारी को ललचाऊं, है ना। तो ये सब चाह नहीं है, तो चाह क्या है, उस पद पर फेंका जाऊं जिस पद चाहे वीर। तो आपकी अपनी इच्छा सुदृढ़ होनी चाहिए, और उस सुदृढ़ इच्छा से चाह अपनी लिखिए कि समाज में आप क्या चाहते हैं, तो वो फिर उस रूप में चीजें आ जाएंगी। क्लियर है, समझ में आई बात। तो अभी आपका होमवर्क क्या रहेगा, संक्षेपण। मैं एक संक्षेपण दूंगी भी, एक अनुच्छेद, तो उसका संक्षेपण भी बनाएंगे आप लोग, और कुछ सृजनात्मक लेखन करते रहेंगे। जो आपको एक पत्र लिखिए ना रीता सिंह को, तो सभी लोग एक रीता सिंह को कल पत्र लिखेंगे, लिख लीजिएगा। पूजा लिख लोगी। जी मैम, लिखेंगे जरूर, कोशिश करेंगे। एक पत्र लिख के हमको भेजो, रीता सिंह, डियर रीता सिंह, ठीक है, आदरणीय रीता जी सिंह। एज एन टीचर, एज एन फ्रेंड, किस रूप में जैसे लिखना है? मर्जी, फिर वही तो, वो आप पर निर्भर करता है कि आप एज अ टीचर मान रहे हैं, आप एज अ फ्रेंड लिखना चाहते हैं, वो आप पर निर्भर करता है कि आप कैसे लिखना चाहते हैं पत्र। लेखन जब आप लिखने बैठेंगे तो अपने आप आपको मोटिवेशन आएगा कि हम कैसे लिखें और क्या लिखें। तब आपके अपने आप यहाँ पे दिमाग में आ जाएगा कि हम एज ए मेंटोर उनको किस रूप में ले रहे हैं, फ्रेंड के रूप में ले रहे हैं, टीचर के रूप में ले रहे हैं, गुरु के रूप में ले रहे हैं, रिलेशनशिप के रूप में ले रहे हैं, कैसे ले रहे हैं, और कैसे हम लिखना चाहते हैं। खुद आपको अपने आप आने लगेगा ये। हर 2 दिन पर एक लेटर लिखिए, लेटर लिखते जाइएगा तो आपको अपने आप समझ में आने लगेगा, है ना। अभी क्या होगा, बहुत सारे यहाँ पर जैसे बहुत स्टूडेंट है, रिश्तेदार भी है ना, आप भी हैं, एक आध्यात्मिक शिष्य के रूप में आप हैं, तो सबके अलग अलग इमोशन होंगे, अलग अलग है। आप हमको पर्सनल फ्रेंड भी मानती हैं, बहुत सारी चीज मित्रता भी बहुत चीजें बताती हैं, है ना। बड़ी बहन के रूप में भी आप जानती हैं कि वहां से दीदी से ये चीज पूछ लेंगे तो पता चल जाएगा। तो वो आपकी अभिव्यक्ति किस रूप में होगी, जब आप लिखने बैठेंगे तब आपको समझ में आएगा। तो फिर आप उसको, तभी तो रिलेशनशिप क्लियर होता है ना, कि हम किस रिलेशनशिप से चलेंगे। तो बहुत, जैसे अब चंदना जी हमारी हैं, तो वो न्यास युग से सीखी हैं, लेकिन वो कहेंगी दीदी आप हमारी दोस्त भी हैं, आप हमारी माँ भी हैं, हमारी गाइड भी हैं, आप ना, आपका नाम लेते मेरा सब चीज है। ठीक है, तो सबके इमोशंस अलग 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 होते हैं। और जो अभी 10 दिन पहले मेरे स्टूडेंट लोग जुड़े हैं, इसमें जो जितने 5-7 अभी जुड़े हुए हैं, तो वो 10 दिन पहले जुड़े हैं। तो 10 दिन में वो मेरे साथ किस इमोशन में रहेंगे, टीचर के रूप में रख सकते हैं, फ्रेंड के रूप। तो अभी 10 दिन में हमको भी पता नहीं है कि वो किस इमोशन में जाएंगे। आप 5 साल से जुड़े हैं, आप किस इमोशन में जाएंगे। पूजा 4 साल से जुड़ी हुई है, पूजा किस इमोशन में जाएगी। वैष्णवी किस इमोशन में जाएगी, वैष्णवी कितने दिन से हमसे जुड़ी हुई है हमको भी नहीं पता है, कि वो 6 महीने से इधर जुड़ी, कि जन्म से जुड़ी है, हमको भी नहीं पता है कि किस स्वरूप में वो जुड़ी है। रिश्तेदारों के बारे में नहीं पता रहता है कि वो रिश्तेदार आपसे किस रूप में कैसे जुड़े हुए हैं, उनके इमोशन किस रूप में जा रहे हैं आपको पता नहीं होता है। क्योंकि उनके घर की परिस्थितियां, उनकी व्यवस्था से उनके मन मस्तिष्क आपके साथ जुड़ते हैं,
है ना। फिर व्यक्तिगत जुड़ाव होता है, तो फिर दोनों में टसल चलता रहता है कि हमने इनके बारे में सुना, ये है ऐसी। अब है क्या वास्तविकता, हकीकत क्या है। कभी रिश्तेदारों में सबसे बड़ी बात क्या होती है कि आपके चेहरे को सब रिश्तेदार, हम भी आप भी, आपका चेहरा दो स्वरूप में दिखेगा हमेशा। क्यों, क्यों ऐसा होता है बताइए, क्यों ऐसा होता है, पूजा बताओ। मैम जिस तरह से जो सोचते हैं वो हमारी सोच से थोड़ी थोड़ी सी अलग होती है, इसकी वजह से। हाँ, क्योंकि रिश्तेदारों की आकांक्षाएं इच्छाएं आपसे अलग तरीके से जुड़ी होती हैं, और आप समाज में अलग तरीके से अपने आप को स्थापित किए रहते हैं। तो आपकी जो समाज के साथ स्थापना है, आपके उस स्थापना के इतर, तो उनको लगता है ये इनका दोहरा चेहरा है। हर एक रिश्तेदार को लगेगा कि मेरे साथ तो ये नॉर्मल ऐसे है नहीं, और उनके साथ बड़ा नॉर्मल है, तो इनका दो चेहरा है, डबल फेस उनको दिखेगा। और ये स्वाभाविक है, सबके साथ होता है समाज में, क्योंकि डबल फेस दिखेगा। ये अब खुशबू से है, पूजा से है, इतने स्टूडेंट्स है, इन लोगों को न हमसे आकांक्षा है, न हमको उनसे आकांक्षा। हम लोग सिर्फ ज्ञान का आदान प्रदान कर रहे हैं, तो वहां हम भी बहुत संयमित है, बहुत प्रेम से है, और सामने वाला भी बहुत प्रेम से संयमित है, क्योंकि उनको मेरे संसाधन से मतलब नहीं है, मेरे चीजों से, मेरी अन्य आस्थाओं से, मेरी व्यवस्थाओं से कोई इच्छा आकांक्षा नहीं जुड़ी हुई है ना। सबकी बात बोल रहे हैं, मतलब मेरी कहने का मतलब आम आदमी की बात कर रहे हैं। जैसे अब खुशबू का है ससुराल पक्ष हो, मायका पक्ष हो, खुशबू के पास बहुत पैसा होगा, मकान बन गया होगा, तो उनके रिश्तेदार को उससे आकांक्षाएं जुड़ जाएंगी, है ना। लेकिन मेरी आकांक्षाएं उससे नहीं जुड़ेंगी, मेरे यहाँ के चीजों से खुशबू को आकांक्षाएं नहीं जुड़ेंगी। तो उन आकांक्षाओं इच्छाओं का जब जुड़न नहीं होगा, तो रिलेशनशिप हेल्दी अलग तरीके से होगा। और रिलेशनशिप में वो सब चीज देखा जाता है, वो हर चीज देखा, कितनों भी समझा दिया जाए मेरा लाइफ स्टाइल ऐसे अलग है, नो, उसमें वो चीज देखा ही जाएगा। और जब जब देखा जाएगा, तब तब दो चेहरा दिखेगा ही देगा, क्योंकि बाहर अलग व्यवस्था है, स्टूडेंट के बीच मेरी अलग छवि है, अलग रूप से वो देखेंगे, तो उनको क्या है, एजुकेशन से। अब वो हमसे गुस्सा हो जाएंगे कब, जब हम कहेंगे आपका अटेंडेंस नहीं है और स्कूल इंटर्नशिप पे नहीं भेजेंगे, परीक्षा फॉर्म आपको नहीं भरने देंगे, तो उस समय हम विलेन हो जाएंगे। अब अभी देखिए, अभी मेरे इसमें जुड़े हुए लोग हैं 8 में, 4 आप लोग हैं, ये लोग 4 5 लोग जुड़े हुए हैं, 1 2 5 लोग यहाँ जुड़े हुए हैं, तो इन 5 लोगों को अटेंडेंस मिल जाएगा। और 50 लोगों में नहीं मिलेगा, तो वो लोग के लिए हम विलेन हो जाएंगे, है ना। तो कहेंगे डबल चेहरा, क्यों जरूरी है ऑनलाइन क्लास करने। अरे ऑनलाइन क्लास का नियम है, एक क्लास आपको ऑनलाइन करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, आपको करना ही करना है। अब नहीं जुड़ेंगे तो हम वहां क्या हो जाएंगे, विलेन हो बोले। जाएंगे। तो वहां कहेगा डबल फिर से ना, एक तरफ मीठा मीठा बोलती है, दूसरी तरफ आके देखिए ऐसे कर देती है। तो अच्छा, ये, बीएड वाले बच्चे हैं क्या, ये बीएड वाले हैं ये? हाँ बीएड वाले हैं इसमें जुड़े हुए, इन लोगों का EPC 1, इन लोगों का कोर्स है सृजनात्मक हिंदी लेखन, पढ़ना है, पढ़ना कैसे है, लिखना कैसे है, सारा है, तो वो लोग जुड़े हैं। अब उन लोगों का कंपलसरी है ये करना, अब वो जुड़ेंगे 5 ही, है ना अंबिका, सबका कंपलसरी है ना ये। यस मैम। यस मैम। और जुड़े कितने लोग हैं, मात्र 5। तो अब इन सब जो 6 को छोड़ के सबके लिए हम विलन होंगे, क्योंकि क्लासरूम में जाते ही हम चिल्लाएंगे, ये सब क्यों क्लास नहीं किया है। तो इस तरीके से आपका स्वरूप अलग अलग जगह पर अलग अलग आपको हो जाएगा, आपकी आलोचनाएं होंगी होंगी, आराम से होंगी। तो जब आप उन आलोचनाओं में फंसने के बजाय आपका अपना स्टैंड मजबूत रहेगा, तो आपके लेखन में वो स्टैंड दिखेगा। फिर हो सकता है कि वो लोग पढ़े तो कहे "हाँ, बोलती तो कुछ है, लिखती तो कुछ है", हो सकता है आलोचना है। यही है आपके लेखन की उच्चतम पराकाष्ठा, कि पढ़ा तो, पढ़ने के बाद ही तो कुछ बोला, ठीक है। तो ये सारी, फिर लेकिन आपको बैलेंस करना सीखना चाहिए, लिखना पड़ेगा। तो सबसे पहले आपको लिखने से पहले आपको हर विधा की चीज पढ़नी है, पढ़ने के बाद फिर आपको लिखना होगा, आपकी स्थापना अपना माइंड सेट आपको स्थिर करना पड़ेगा, तब आप बेहतर लेखन लिख पाएंगे। क्लियर है, ओके, सभी लोगों को क्लियर है,
होमवर्क क्या मिला? पत्र लिखना एक। पत्र लेखन, और आप जो आलेख देंगी उसका एक संक्षेप। पत्र लिखना शुरू करना है, एक पत्र लेखन लिखना है होमवर्क में। एक पत्र लेखन हो गया, और दूसरा आपको हो गया एक अनुच्छेद हम डालेंगे, उस अनुच्छेद का संक्षेपण लिखना है। ठीक है। ओके देन, थैंक यू थैंक यू थैंक यू आज के इस सुंदर क्लास के लिए और आप लोगों की उपस्थिति के लिए। आप लोगों का बहुत धन्यवाद। आपको भी थैंक थैंक यू। थैंक पूजा, तुम्हारी हैंडराइटिंग बहुत सुंदर है, मैं पढ़ती भी हूँ, तुम जो लिखती हो वो भी, और राइटिंग भी तुम्हारी बहुत सुंदर है। हाँ, थैंक यू दी। पूजा को स्कॉलरशिप मिला है। हाँ, आपने बताया सकारात्मक था। हिंदी के लिए पूजा को स्कॉलरशिप भारत सरकार से मिला हुआ है। पूजा हुआ कोर्स कर रही है, उसी कोर्स के कोर्स कौन सा अंतर्गत। कर रही है दीदी? हम्म। कौन सा कोर्स कर रही है? ये इसका वही सृजनात्मक लेखन ही है, उसका नाम ही है। कोर्स का ही नाम सृजनात्मक लेखन है? हाँ, उसी के अंतर्गत इनको मिला है। उस हिंदी में सीखने के लिए होता है, तो भारत सरकार का एक प्रोजेक्ट है जिसके अंतर्गत आपको वहाँ एप्लीकेशन देते हैं और फिर उन बच्चों को स्कॉलरशिप मिलता है। तो अच्छा। पूजा को भी वो स्कॉलरशिप मिला है, और उसके साथ एक मेंटोर उनको देना पड़ता है। उस वो मेंटोर पूरा सिलेबस बना के और इनको वो पढ़ाएंगे सिखाएंगे, ये करके वहां दिया जाता है। तो वहां से फिर वेरिफिकेशन होता है। हर 6 महीने पर इनका रिपोर्ट जाता है, जिसमें कि उनके मेंटोर, इन पूजा के मेंटोर मैं हूँ, तो साइन करके वहां भेजते हैं। और इतने चीज ये पढ़ चुके हैं, सिलेबस का ये 6 महीने का पार्ट पढ़ चुके हैं, तो वो फिर वहां से इनको स्कॉलरशिप का पैसा रिलीज हो। अच्छा, तो 1 ईयर का है ये इनका कोर्स? ये नहीं, 3 ईयर का है ना पूजा? जी मैम, 3 ईयर का। 3 ईयर। तो 12th के बाद कर रही हो पूजा, या ग्रेजुएशन के बाद? 12th से पहले 10th में ही स्टार्ट हो टेंथ, गया था दी। टेंथ में, नाइन्थ अच्छा। टेंथ में ही हो जाता। अच्छा। जी मैम। क्योंकि मैं आज जब लिखने की 14 कोशिश कर रही थी तब मैं देख रही थी, मैंने कहा लिखती भी बहुत अच्छा है वो, मतलब एज जैसे भी कम है ना उस हिसाब से, तो हम्म। लिखती भी अच्छा है, और फिर राइटिंग भी देखी तो मैं इंस्पायर हुई कि नहीं, मैं राइटिंग भी सुधारूंगी अपनी। मुझे हाँ, आदत नहीं है, लिखना ही नहीं पड़ता, बहुत साल हो गए छूट गया। और हिंदी लिखने की बिल्कुल आदत नहीं बची है, पढ़ती हूँ पर हिंदी लिखने का काम नहीं पड़ता। तो अब मुझे लगा नहीं, मैं पूजा के बाद में इंस्पायर हुई कि राइटिंग आपकी भी बहुत अच्छी है दीदी, तो मेरे को अब लगा कि नहीं, टीचर की भी अच्छी है और मेरे साथ पढ़ रही मेरी फ्रेंड की भी अच्छी है, तो अब मैं भी सुधारूंगी राइटिंग। ऐसे ही ग्रुप में होता है, एक दूसरे को देखकर सुधारते हैं, सुधारते जाएंगे। जैसे ही हम हैंड राइटिंग सुधारने की कोशिश करेंगे ना, तो उसका उच्चारण सही होने लगेगा, उनके स्पेलिंग सही होने लगेंगे। क्योंकि जब हम स्थिर से लिखेंगे तो स्पेलिंग पर ध्यान देंगे, हर हम्म। चीज पर ध्यान देंगे, तो अपने आप सब चीज ठीक होने लगेगा। और हड़बड़ी में लिखते हैं तो उन सब चीज छूट जाता है। जी। ठीक है, इसीलिए पहले क्या, एक पैराग्राफ देख कर लिखना है, किताब से देख हम्म। कर लिखे, देख कर एक एक अक्षर देख देख कर लिखेंगे तो हमारा सब चीज सही होगा। जी। ठीक है। ओके देन, थैंक यू, थैंक यू। धन्यवाद। थैंक यू।